हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की? और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वन शॉट यूनिट 1 का डीसी सर्किट्स के लिए। तो डीसी सर्किट जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, बहुत छोटी यूनिट है। केवल 2 मेजर टॉपिक्स हैं इसमें, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक है मैश एनालिसिस और दूसरा है नोडल एनालिसिस। बाकी सब आपकी छोटी-छोटी डेफिनिशंस हैं। उन डेफिनिशंस को मिला के भी कई बार आपसे एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो मेन आपके देखिए 2 टॉपिक हैं इसमें, दोनों टॉपिक पे हम डिटेल में न्यूमेरिकल करेंगे। जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और हमने ऐड किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? अपने आप में एक बहुत कंप्लीट सेशन होने वाला है। इसमें कहीं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। इस पूरे सेशन में जितना मैं आपको बताऊँगा, उतना सफिशिएंट होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सारी चीज़ें रटनी नहीं है, समझ के ही सॉल्व करनी है। जब तक आप प्रोसेस को नहीं समझेंगे, जब तक आप मेथड को नहीं समझेंगे, आपका ये सेशन हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेशन को समझना है, ना कि केवल ये कि सर ने जो क्वेश्चन कराया उनको रट लें बस सॉल्यूशन किसी तरह से, नहीं। क्वेश्चन एज़ इट इज़ कभी भी आना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है आ भी जाए, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए। लेकिन ऐसा ज़रूरी बहुत कम होता है ऐसा कि आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाए। ठीक है? रिपीट नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंजेज़ होता है। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। वो मेथड आप पूरा सीखिएगा, ठीक है? वो मेथड मैं पूरा आपको सिखाऊँगा कैसे करते हैं, कैसे क्या होगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान से अब बैठना है। अब जितनी देर का भी सेशन है, आप बने रहिए साथ में और देखते रहिए कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक बार हम यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 का जो सिलेबस है, सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, लीनियरिटी, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो देखिए क्या-क्या चीजें आई। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव एलिमेंट, केवल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। वोल्टेज एंड करंट सोर्स, टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, क्या-क्या टाइप के सोर्सेज होते हैं। लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसका मतलब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि लीनियरिटी क्या होती है, नॉन लीनियरिटी क्या होती है? यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, इनकी डेफिनिशंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये सब जो है आपके, ये क्या है? बेसिक डेफिनिशन है 2-2 नंबर की। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है। अगर हम बात करें इसके बाद वाले टॉपिक की, जिसमें आता है किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉ होते हैं हमारे पास, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कई बार इनकी डेफिनिशन भी पूछ लेता है, ठीक है? तो डेफिनिशन भी आप बता सकते हो, तो ये भी एक डेफिनिशन वाला ही टॉपिक है। फिर जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तब आपके पास 2 टॉपिक आते हैं, मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और यही वो पोर्शन है जहाँ से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली मिलेंगे। तो आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, जिस पे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी सबसे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। डेफिनिशंस हैं, एक बार आप याद कर लेंगे तो आसानी से यहाँ से आपको 4 या तो यूनिलेटरल बाइलेटरल पूछा जाता है, या लीनियरिटी पूछा जाता है, या एक्टिव पैसिव। इन 3 में से ही 2 क्वेश्चन आपके जनरली बन जाते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो देखिए एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, कितनी पावर आ रही है, कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। ये सब कब पॉसिबल हो पाता है? ये तब पॉसिबल हो पाता है जब सर्किट को कोई एनर्जी दे रहा हो, ठीक है? तो सर्किट में 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं बेटा। एक तो वो जो सर्किट को एनर्जी देते हैं, एक तो वो एलिमेंट्स जो सर्किट को एनर्जी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रही होती है। अब सपोज आपको अपने घर में लाइट चली जाती है, और अगर लाइट चाहिए तो आपको क्या इन्वर्टर ऑन करना पड़ता है। तो इन्वर्टर से बिजली कैसे आती है? क्योंकि बैटरी लगी हुई है। वो बैटरी एनर्जी देती है, तभी तो आपके घर में लाइट चलती है। अगर वो बैटरी ना हो तो क्या घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि सारे एलिमेंट लगे हुए हैं। फ्रिज भी लग रहा है, कूलर भी लग रहा है, लाइट भी लग रही है। बट बिना बैटरी के क्या उसमें सप्लाई आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स अनअवेलेबल होगा। वहीं अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो इन्वर्टर से सब चीज़ों में लाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक एनर्जी सोर्स दे दिया। तो जब भी आप को सप्लाई देनी होती है, या आपको करंट चाहिए होती है, आपको आउटपुट पे कुछ पावर चाहिए होती है, तो आप एक एनर्जी सोर्स लगाते हो। तो कुछ सोर्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं किसी भी सर्किट में, जो सर्किट को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट या वोल्टेज मिलता है हमें।
ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट, जो सर्किट को एनर्जी दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उस एनर्जी का यूज करते हैं। अब भाई आपने एनर्जी दी, फैन ने एनर्जी ली तभी तो पंखा चलेगा, वो आपको आउटपुट देगा। तो कुछ तो एनर्जी रिसीव भी करेंगे ना, एक एनर्जी देने वाला है तो एनर्जी को रिसीव करने वाला भी है। तो जो एलिमेंट सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आपकी बैटरी, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके एक्टिव एलिमेंट्स हैं। दूसरी तरफ जो पैसिव एलिमेंट क्या होंगे? जो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं मतलब उसका यूज कर रहे हैं। ये जो एनर्जी दे रहे हैं एक्टिव एलिमेंट्स, इनको यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। ठीक है। अब ये किसी भी तरह से रिसीव कर सकते हैं, रिसीव करने के बाद उसका कुछ भी कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट इसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट इसको डेसिपेट कर देते हैं हीट की फॉर्म में। अब जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस हीट को डेसिपेट करता है। हीट को क्या करता है? डेसिपेट करता है। डेसिपेट मतलब बाहर निकालता है, हीट की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये क्या करते हैं? ये दोनों जो होते हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन यूज तो कर रहे हैं ना एनर्जी का, एनर्जी तो ले रहे हैं। तो ये दो तीनों एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट। तो किसी भी नेटवर्क में दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, या नेटवर्क का मतलब ही ये है जिसमें दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हो, तब तक हम उसको सर्किट थोड़ी बोल सकते हैं। एक नेटवर्क में एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, पैसिव एलिमेंट भी। पैसिव वो जो एनर्जी दे रहे हैं, एक्टिव वो जो एनर्जी को ले रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो ये तो हुआ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है। दूसरा होता है बेटा 1 2। इस पेज से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो पहला वाला मिल जाए या दूसरा वाला मिल जाए। यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या इस पेज से आप 2 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे अपने 100%, आपका आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है? बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बेटा जिसको, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट इधर से आए इधर से आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस आर की किसी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? अगर मैं करंट को इधर से फ्लो करा दूं तब भी ये आर ही रहेगा, और अगर मैं करंट को इधर से फ्लो करा दूं तब भी ये आर रहेगा। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस आर के रेस्पॉन्स पे ये आर जितने लॉस यहां कर रहा था उतने ही लॉस यहां करेगा, जितना ड्रॉप यहां करेगा उतना ही ड्रॉप यहां करेगा, बस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेगी। रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिन पे करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही तरीके से बिहेव करेंगे, वो कहलाते हैं हमारे बाईलेटरल। बाई का मतलब होता है बोथ, लेटरल मतलब डायरेक्शन। जो बोथ डायरेक्शन से अगर करंट का फ्लो होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बाईलेटरल एलिमेंट। जैसे हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, विच अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन आर नोन एज बाईलेटरल एलिमेंट। कहीं से भी आ जाए करंट, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, ये तो कुछ नहीं कहेगा ना। ठीक। दूसरी तरफ जो आपका यूनिलेटरल एलिमेंट है, यूनि का मतलब होता है यूनिक, जो एक डायरेक्शन से आपके करंट को अलाउ करे। मतलब अगर आपका जो सर्किट है, मान लीजिए उसमें कोई डायोड लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई डायोड लगा हुआ है। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में होगा, ठीक है, जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में होगा, तब तो ये करंट को अलाउ करेगा, यानी कि तब तो ये कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट को जाने देगा। लेकिन यहीं अगर ये डायोड आपका किसी वजह से रिवर्स बायस हो जाए, ठीक है, किसी वजह से ये रिवर्स बायस हो जाए, तब ये कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो एक तरफ से अगर करंट जा रही है तब तो ये करंट को फ्लो करने दे रहा है, लेकिन करंट अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले तो ये करंट को अलाउ नहीं करता। यानी कि इसमें केवल एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो हो सकती है, ये अपनी नेचर को चेंज कर लेगा। पहले शॉर्ट सर्किट था, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जो करंट को केवल एक डायरेक्शन से अलाउ करते हैं, या जिनकी कैरेक्टरिस्टिक करंट की डायरेक्शन के चेंज होने से बदल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल एलिमेंट। तो एग्जांपल क्या हुआ? डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है आपके? यूनिलेटरल एलिमेंट्स है। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है बेटा जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस है।
उसके बाद आपसे कोई पूछता है लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी, तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी क्या है, सब में यही लिखना है। एन एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर इफ इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी एंड सुपरपोजिशन, अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन लीनियर एलिमेंट्स। या इसके अलावा आप एक लाइन और लिख सकते हो, वो एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है वो लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होना या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या होना है, जैसे आपके एक सर्किट में करंट जा रही है I1, दूसरी तरफ से आ रही है I2, ठीक है, तो दोनों करंट का जो रिजल्टेंट होगा वो फाइनल करंट होगी, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, और इसी तरह से आपकी लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, कि दोनों जो आपके एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स की मान लीजिए जैसे रेजिस्टेंस है, इनकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो लीनियर आती है। अगर दोनों की वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक लीनियर आ रही है तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो कौन कौन से लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, और जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, नॉन लीनियर। तो रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया लीनियर, और नॉन लीनियर का एग्जांपल हो गया डायोड। बेटा कोई भी डेफिनेशन पूछे, आंख बंद करके विद एग्जांपल आप लोग लिख के आएंगे, चाहे वो डेफिनेशन में पूछे या ना पूछे, लेकिन आप जरूर मेंशन करके आएंगे। ठीक है, तो नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या हुआ, डायोड। क्यों, क्योंकि डायोड की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस तरह की होती है, स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे तो करंट नहीं बढ़ेगी, करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर एकदम से करंट क्या होता है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस तरह की आती है ना। तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहले करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, करंट का कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद तो तीन डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक एडिशनल डेफिनेशन बता देता हूं, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, अगर डेफिनेशन आती है कभी, तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है। लम्प्ड नेटवर्क वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्किट उठाया, किसी भी खिलौने में से निकाल दिया, या किसी आपने कोई रिमोट खराब था टीवी का उसमें से ले लिया, या कोई और आपके पास सर्किट पड़ा हुआ था वो आप निकालते हो, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ इंडक्टर लगे हैं, कुछ कैपेसिटर लगे हैं, उन सबको आप निकाल के रख सकते हो ना अलग अलग, उन सबको अलग अलग दिखा सकते हो कि सर ये रेजिस्टेंस था, ये इंडक्टर था, ये कैपेसिटर था। तो ऐसे नेटवर्क जिनके एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, ऐसे एलिमेंट जिनके नेटवर्क को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। उनको हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड नेटवर्क। एग्जांपल समझ में आया, कोई भी सर्किट अगर आप वहां से इंडक्टर को निकाल के अलग रख सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, वहां से मैं आपसे कहूँ कि इसमें से इंडक्टर निकाल के अलग रख दो, इसमें से कैपेसिटर निकाल के अलग रख दो, तो आप निकाल के रख सकते हैं ना। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन, अब आपके घर से ट्रांसफार्मर तक एक लाइन जा रही है, उस लाइन का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस लाइन का कुछ इंडक्टेंस भी होगा, उस लाइन का कुछ कैपेसिटेंस भी होगा। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इस लाइन का रेजिस्टेंस निकाल दो, निकाल के अलग रख दो, तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पूरी, अगर वो 1 किलोमीटर की लाइन है तो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो रेजिस्टेंस जो है उस लाइन का है, वो लाइन 1 किलोमीटर तक अगर है तो रेजिस्टेंस भी 1 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। हर छोटे छोटे पोर्शन का अलग रेजिस्टेंस होगा, तो आप नहीं निकाल सकते उसको, अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया ट्रांसमिशन लाइन। अब बात आती है वोल्टेज सोर्स की और करंट सोर्स की। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, देखिए सिंपल सा फंडा है, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, करंट सोर्स करंट प्रोवाइड कराएगा। इन नॉर्मल और डेली लाइफ आपको वोल्टेज सोर्स ही मिलते हैं, करंट सोर्स बहुत कम होते हैं, या कई जगह तो ऐसा भी लिखा होता है कि होते ही नहीं है करंट सोर्स, लेकिन करंट सोर्स होते हैं। कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जो करंट को जनरेट करती हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वोल्टेज सोर्स ही होता है, फॉर एग्जांपल बैटरी वगैरह हो गई। अब इसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और जब हम डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे होते हैं। तो दो तरीके से आप सोर्सेस को डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट,
होगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको आपको समझाना चाहूं, तो मेरे पास वोल्टेज सोर्स होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को हम दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये एक वोल्टेज सोर्स है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ में हम ये कह के चल रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो है। यानी कि यहाँ पर जो आर है हमारा, मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे शो करूं कि यहाँ पर जो मेरा आर है वो कितना है, आर इक्वल टू जीरो। आर इक्वल टू कितना है, जीरो। तो अगर ये वी वोल्ट का है तो मुझे इसके टर्मिनल पे कितना मिलेगा, वी वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे वी वोल्ट मिलेगा और मैं इसके करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करता हूं, तो मेरी वो करेक्टरिस्टिक कुछ बिल्कुल ऐसे जाएगी। टाइम के साथ साथ मेरा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जो मेरा टी इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो टी इक्वल टू किसी और टाइम पे भी मुझे उतना ही वोल्टेज मिलेगा, अगर ये सोर्स मेरा आइडियल है। तो आइडियल सोर्स के केस में क्या देखना है कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम। दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, जीरो होगा। जिस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आएगी, कुछ इस तरह की आएगी। बट प्रैक्टिकल में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। प्रैक्टिकल केस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। अब अगर रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो हम उसको कैसे शो करेंगे, हम उसको कहेंगे कि सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम था, इसीलिए तो उसको हमने आइडियल केस में जीरो मान लिया। तो रेजिस्टेंस तो होगा ना, लेकिन, और अगर रेजिस्टेंस होगा और ये वी वोल्ट है, तो वी वोल्ट की वजह से यहां पर जो भी कोई करंट होगी तो यहां पर कुछ भी ड्रॉप होगा, यहां पर कुछ ना कुछ ड्रॉप तो होगा हमेशा। तो यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, वी डैश मिलेगा। वी डैश इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस आई आर, क्योंकि यहां पर जो ड्रॉप होगा ना, आई आर ड्रॉप, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जो बचेगा वो मुझे टर्मिनल पे मिलेगा। बात समझ में आ गई। पहले केस में जीरो था इसलिए कोई भी ड्रॉप नहीं था, जितना वोल्टेज दिया सोर्स ने उतना ही टर्मिनल पे मिला। इधर क्या होगा, जितना वोल्टेज हमने दिया उसका एक छोटा सा हिस्सा आपका इस जो इसका खुद का रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप हो गया। उसमें ड्रॉप होने के बाद जो बचा वो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करता हूं, तो ये जो मेरी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी आइडियल, अब मुझे ऐसी ना मिलके मुझे कैरेक्टरिस्टिक कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। वोल्टेज धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये जो दिख रहा है ना गैप, ये किसकी वजह से मिल रहा है, आई आर ड्रॉप की वजह से ये मुझे वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। नहीं, ये टी होगा और ये वी होगा, ठीक है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंटली, कि किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। प्रैक्टिकल के केस में वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो होता है, या यूं कह लीजिए कि बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, जिसकी वजह से ड्रॉप होंगे। और उस ड्रॉप की वजह से आपका वोल्टेज स्लाइटली डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम होता बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप आपका, वोल्टेज जो है वो आपका कम होता चला जाएगा, क्योंकि ड्रॉप हो रहे हैं, कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहे हैं, टाइम के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी। तो दिस इज द आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब अगर बात करते हैं करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स भी कुछ ऐसा ही होगा। आइडियल करंट सोर्स के केस में आपका मान लीजिए कि ये एक करंट सोर्स है, ठीक है। और इस करंट सोर्स के साथ आपको टर्मिनल पे भी, आउटपुट पे भी यही करंट अगर आई आपको मिल रही है, आई सोर्स है तो आई करंट मिल रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी कुछ ऐसी होगी जैसी हमने वोल्टेज सोर्स के साथ खींची थी, कि ये करंट है, टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। टाइम के साथ हमारा करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अब अगर मान लो इसको मैं रेजिस्टेंस सीरीज में मानता तो क्या कोई फर्क पड़ता,
सीरीज में रेजिस्टेंस होने से करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो करंट के डिवीजन के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो इनफाइनाइट था, इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसकी वजह से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो भी करंट सोर्स की वैल्यू है उतनी करंट आपकी टर्मिनल तक पहुंचेगी, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं होगा, तो आपको आउटपुट पे प्रॉपर करंट मिलेगी। बट प्रैक्टिकल में ऐसा होगा क्या? प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि जो आपका सोर्स है उसके पैरेलल में कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर, कुछ ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से जब ये करंट आई, एक करंट आई को फ्लो कराएगी, तो यहां पर आई इंटरनल कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो करंट इधर जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस होगा आर इंटरनल, इसकी वजह से करंट में डिवीजन होगा। अब यहां जो करंट मिलेगी वो आई नहीं मिलेगी, वो आई डैश मिलेगी, और आई डैश इक्वल टू कितना होगा, आई माइनस आई इंटरनल। ठीक है, तो आउटपुट पे जो करंट मिल रही है वो इतनी करंट ना मिलके कुछ कम मिल रही है। अब ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियली ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो जिसको हम इनफाइनाइट मान रहे हैं, प्रैक्टिकल केस में इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। हम क्या बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू बहुत लार्ज है, ठीक है, जिस वजह से जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी करंट कम जाएगी। तो यहां बहुत कम करंट जाएगी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत कम जाएगी। तो करंट कम जाएगी तो आउटपुट पे आपको लगभग लगभग जितने इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट पे मिलेगा, बट एक ड्रॉप आपको लगातार होता रहेगा। तो अगर मैं करंट की भी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं इस केस में भी, तो कुछ कैसी आएगी मेरी, जैसी पहले आ रही थी। ये तो मेरी कांस्टेंट आ रही थी, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस है इसकी वजह से करंट मेरी डिवाइड होगी, तो मेरी जो करंट की कैरेक्टरिस्टिक आएगी आई के एक्चुअल की, वो ये आएगी, ये आई होगा, ये टी होगा। एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक मेरी बिल्कुल ऐसी आएगी जैसी वोल्टेज में आ रही थी। बस डिफरेंस क्या है, वहां रेजिस्टेंस सीरीज में था, यहां रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में उसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये होते हैं आपके आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ पे, किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। दो लॉज होते हैं हमारे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, ये कहता है कि किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट आ रही हैं उतनी ही करंट वहां से जाएंगी। अगर 10 एम्पियर की करंट आ रही है तो 10 ही एम्पियर जाएंगी, यानी कि किसी पॉइंट पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी पॉइंट पे जितनी भी करंट आ रही है चाहे जा रही हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब विद द डायरेक्शन, अगर कोई करंट आ रही है तो प्लस मान लो, जा रही है तो माइनस मान लो, उन सब का एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ये कहता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। अब जैसे ये जंक्शन है, इसमें एक करंट ये आ रही है, ये भी इनकमिंग है, भाई नोड पे आ रही है ना, ये भी इनकमिंग है, जबकि बाहर जाने वाली करंट क्या है, I5 और I4, ये दोनों करंट कैसी हैं, जो बाहर की तरफ निकल रही है। तो या तो हम ऐसा कह दें कि सर सम ऑफ इनकमिंग करंट यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट यानी कि I4 प्लस I5। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह दें कि सर ये वाली स्टेटमेंट तो ये हो गया, या फिर आप ऐसे कह दें कि एंटरिंग यानी कि एग्जिटिंग तो हो गई I4 प्लस I5। ठीक है, और दूसरी वाली को क्या सब मान लेते हैं, माइनस, माइनस एंटरिंग वाली को कितना मानते हैं, I1 माइनस I2 माइनस I3। तो एक जो बाहर की तरफ जा रही है उसको पॉजिटिव मान लिया, जो आ रही है उसको निगेटिव मान लिया, और उन सब का जब हम सम करते हैं तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो। यही कहता है केसीएल। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन हुई, पहली डेफिनेशन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ नोड इज ऑलवेज जीरो। दूसरी डेफिनेशन हुई
द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। किसी नोड पे, किसी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हो गई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। करंट लॉ समझ में आया होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बात करता है वोल्टेज की, किरचॉफ्स करंट लॉ बात करता है करंट की। जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसी पॉइंट से होता है, वहां से करंट अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में होता है, वो एक लूप में होता है। तो केवीएल अप्लाई किया जाता है एक लूप में, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ लूप। जैसे केसीएल में आपका नोड होता है, ठीक है, ऐसे ही केवीएल में लूप होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें एनालॉगस है। तो केवीएल में क्या होगा, इन अ लूप सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज ऑलवेज जीरो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज ऑलवेज जीरो। अब जैसे मान लीजिए ये एक लूप है और इस लूप में मैं एक वोल्टेज सोर्स मान लेता हूं कहीं पे, सपोज यहीं पे मान लेते हैं, ये एक वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं V, एंड द करंट फ्लोइंग इज I। अब अगर इस V वोल्ट की वजह से I करंट फ्लो हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि सर जितने भी ड्रॉप होंगे, अब जैसे I इसमें जाएगा तो प्लस माइनस IR ड्रॉप यहां होंगे, फिर जब करंट इसमें जाएगा तो प्लस माइनस IR ड्रॉप यहां होंगे, फिर प्लस माइनस IR ड्रॉप यहां होंगे, फिर करंट ऐसे जाएगी तो प्लस माइनस IR ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में होंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि सर इन सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। तो कैसे देखो, अगर मैं इधर से चलना शुरू करता हूं तो पहले मुझे प्लस मिलता है, तो मैं क्या लिखता हूं, प्लस आई आर। फिर आगे चलता हूं, फिर से प्लस मिलता है, तो फिर से लिख देता हूं प्लस आई आर। फिर आगे चलता हूं, फिर से प्लस मिलता है, फिर से लिख देता हूं प्लस आई आर। फिर आगे चलता हूं, फिर से प्लस मिलता है, तो क्या लिख देंगे, प्लस आई आर। फिर आगे चलता हूं, फिर क्या मिलता है, माइनस, तो क्या क्या लिख देंगे, माइनस वी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट तक वापस भी आना होता है। तो उस दौरान जितने भी वोल्टेज मिले सबको हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। जिसकी पोलैरिटी अपोजिट थी उसको माइनस ले लिया, जिसकी सेम थी उसको हमने प्लस ले लिया। इन सबका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, ये जीरो। तो दिस इज दी केवीएल। केवीएल क्या कहता है कि इन अ लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। यहां क्या होता है, इन अ नोड या एट अ नोड एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो नोड की जगह लूप कर दो, ठीक है, और करंट की जगह वोल्टेज कर दो, दोनों लॉ सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो these are the Kirchhoff's laws, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law। Kirchhoff's current law पे बेस्ड आपकी जो मेथड है उसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। यानी कि जब आप नोडल एनालिसिस करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, किरचॉफ के करंट लॉ को अप्लाई करेंगे। जबकि जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे तब हम उसमें मैश एनालिसिस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैश एनालिसिस, ठीक है। दूसरी कंडीशन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन अ लूप हैविंग अ करंट सोर्स। तो आपसे क्वेश्चन एक दो नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी लूप में करंट सोर्स हो और वहां पर हम केवीएल अप्लाई कर दें। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर नो, हम किसी भी ऐसे लूप में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें एक करंट सोर्स आ रहा होता है। अब आपसे वो कहेगा जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो अब आप क्या बताएंगे, सर क्योंकि केवीएल कहता है कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस इज शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर केवीएल लगाना है तो हमें सारे वोल्टेज चाहिए होंगे, उनका सम जीरो करना पड़ेगा। और वोल्टेज कैसे निकलता है, V इक्वल टू आई आर। यानी कि अगर कहीं करंट सोर्स लगा होगा तो उस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। अब अगर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो हमें पता होना चाहिए करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो एक आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट है और उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सपोज जैसे यहां पर था, अब ये रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। तो अगर मेरा R इक्वल टू इन्फिनिटी है,
ठीक है, तो V इक्वल टू कितना होता है IR, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं केवीएल अप्लाई कैसे करूं जब मेरा वोल्टेज इनफाइनाइट आ गया, तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो हम कभी भी किसी ऐसे लूप में केवीएल अप्लाई नहीं करते हैं जहां पर के कोई करंट सोर्स लगा होता है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बना के जबरदस्ती पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। किस कोई भी एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, और उसकी हेल्प से मैश एनालिसिस को समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये मैश क्या है, या मैश एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो मैश है क्या। तो दो टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर एक टर्म सुनने को मिलेगी बेटा आपको लूप, और एक होगी मैश। लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड पाथ। और मैश का मतलब होता है शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ, या इट इज अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप। ठीक है, एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल ले लूं कि सर ये एक है, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 ओम। ये एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बेटा आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं ये लेना, आपको जो सबसे सिंपल लगे वो भी ले लो। तो अगर मैं लूप की बात करूं तो लूप तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ ये एक लूप है, लेकिन हम इसको मैश नहीं बोल सकते। मैश क्या है, ऐसा पाथ जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा हो, जबकि इसके अंदर एक लूप ये भी बन रहा है, ठीक है, और एक लूप ये भी बन रहा है। तो इसमें हमने करंट मान ली I1, इसमें मान ली हमने I2। तो मैश जो होगी ए बी ई एफ ये एक मैश कहलाएगी, सी बी ई डी ये भी एक मैश कहलाएगी। इसको हम लूप नहीं बोलेंगे। लूप किसको बोलेंगे, लूप बड़े वाले को बोल देंगे। या लूप ऐसा कह लीजिए कि लूप तो कुछ कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है, मैश को नहीं कर सकते। मैश के केस में वो या तो शॉर्टेस्ट होना चाहिए या उसके अंदर कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं। तो ये दो मैश है। लूप कितनी है, तीन है, एक बड़ी वाली, एक ये और एक ये, तीन लूप है, दो मैश। इस तरह से आप समझ के चलिए। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोसीजर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई लूप्स इन गिवन सर्किट। ठीक है, सबसे पहले आपने लूप को आइडेंटिफाई कर लिया, लूप नंबर 1 और 2, 1 एंड 2 ये आपने कर लिया, सबसे पहला काम। उसके बाद स्टेप 2, कंसिडर लूप करंट्स इन मैश। ठीक है, इसमें लूप करंट मान लिया I1 एंड I2, तो I1 और I2 आपने मान लिया। ठीक है, लूप करंट आपने कंसिडर कर ली। स्टेप 3, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिख दें, लिखेंगे तो और अच्छा है, लिखेंगे तो और अच्छा है। क्या, मार्क पोलैरिटी ऑन ईच रेजिस्टेंस। ये ऑप्शनल है बेटा, कई जगह इसको लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते। कैसे, जहां से करंट एंटर करती है उसको प्लस, जहां से एग्जिट करती है उसको माइनस। जहां से एंटर करती है प्लस, जहां से एग्जिट करेगी माइनस। इधर से करंट जा रही है, जहां से एंटर कर रही है प्लस, जहां से एग्जिट कर रही है माइनस। इसमें प्लस और इसमें माइनस। इस तरह से पोलैरिटी मार्क आप कर लेंगे। जब पोलैरिटी मार्क कर लेंगे, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, अप्लाई KVL इन ईच लूप या ईच मैश 1 बाय 1। ठीक है, तो 1 बाय 1 KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL
इन मैश 1। जब 1 में लगाए तो केवीएल का मतलब क्या है कि जितने भी वोल्टेज है उन सबका सम 0 कर दो। तो यहां से किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू कर दो बेटा। जिस पॉइंट से चलोगे, जब रास्ते में जाओगे पोलैरिटी सब पे मार्क कर रखी है, तो जिस पोलैरिटी से टकराओ उसी पोलैरिटी को कंसीडर कर लो। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जिस पे टकराओ उससे आगे वाला ले लो। ठीक है, ठीक है। तो यहां से जिस पोलैरिटी पर आप टकराएंगे उसी पोलैरिटी को कंसीडर कर लें, बड़ा आसान सा होता है। अब जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किया, हम ऐसे चले, सबसे पहले किस पे टकराए, 2 पे, तो साइन क्या मिला, प्लस, तो प्लस साइन लगा दिया। फिर आपने क्या करना है, वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, यानी कि अगर मुझे रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे मुझे I इंटू आर करना पड़ेगा। आर कितना है यहाँ 2, और इसके अंदर करंट कितनी जा रही है बेटा, ये देखो लूप करंट घूम रही है ना, ये लूप करंट इस लूप में घूमती रहेगी, तो ये I1 ही तो इसमें जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू I1। ठीक है, साइन कौन सा लिया, प्लस, क्योंकि प्लस पे टकराए। फिर आगे चले, प्लस साइन पे टकराए, प्लस लगा दिया, रेजिस्टेंस कितना है 2। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, अब ध्यान से देखिए, जो I1 करंट है ये भी इसमें जा रही है, और जो I2 करंट है वो भी इसमें जा रही है, और दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों करंट से, I2 से भी और I1 से भी, पोलैरिटी कैसी बन रही है, सेम। अगर पोलैरिटी सेम है तब आप ऐड कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां तो सेम बन रही है, तो आप लिखेंगे क्या कि सर इसमें दो करंट जा रही हैं, I1 और I2, तो मैंने इसलिए दोनों को ऐड करके इसमें लिख दिया। भाई करना तो IR था ना, I इंटू आर कर दिया। प्लस, आगे बढ़े, प्लस नहीं आया, अब क्या मिला हमें, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस साइन पे आप टकराए, तो माइनस इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अप्लाई KVL इन मैश 2। मैश 2 पे लगाते हैं इसी तरह से। अब ये देखो डायरेक्शन ऐसे है घूमने की हमारी, तो कहीं से भी शुरू कर दो। मान लो आपने सी पॉइंट से शुरू किया, सबसे पहले किस साइन पे टकराए, प्लस, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी जा रही है I2, यानी कि इसका वोल्टेज कितना हो गया 2I2। 2 ओम में कितना रेजिस्टेंस में वोल्टेज हुआ, 2 इंटू I2। फिर आगे आए, फिर से प्लस 2 मिला। अब की बार दोनों करंट इसमें फिर से डाउनवर्ड है, तो फिर से करंट को ऐड करेंगे, I2 प्लस I1। आगे गए, इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, तो कितना लिखेंगे हम, 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 5, क्या कि जितने लूप थे उनमें हमने केवीएल लगाया, तो जितने लूप थे उतने हमारी क्या मिली, इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव वन इक्वेशन फ्रॉम ईच मैश। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 6, सॉल्व ऑल इक्वेशंस टू फाइंड मैश करंट्स। आप इन सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और उससे आपको क्या मिल जाएगी, मैश करंट मिल जाएगी। जैसे ये दो इक्वेशन है, अगर मैं इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो हमारे पास फर्स्ट है कितना, 4, 2, 10, इधर हो जाएगा 2, 4, 12, एंड द आंसर विल बी I1 इक्वल टू 1.33 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 2.33 एम्पियर। तो इस तरह से आप ये स्टेप लिख सकते हैं। बस ये 5-6 स्टेप में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट सेमेस्टर का। अब हालांकि ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बनता है, पिछली बार आ गया तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी स्टेप्स तो आपको आने चाहिए, तभी आप अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक, इसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया नोडल के लिए। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन जब मैश का पूछा गया है तो नोड का भी पूछा जा सकता है। तो नोड के केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए अब आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2, 4, 6, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से आप अपने नोड को समझाएंगे।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, स्टेप 1, आइडेंटिफाई जंक्शन इन दिस सर्किट। जो सर्किट है उसमें बेटा कितने जंक्शन है, पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जंक्शन क्या होते हैं? जंक्शन होते हैं वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट्स, और इसके अलावा एक टर्म होती है नोड, वेयर 2 और मोर ब्रांचेस मीट्स। दो या दो से ज्यादा ब्रांच कहीं मिल रही है तो नोड, तीन या तीन से ज्यादा कहीं मिल रही है तो जंक्शन। और ऑब्वियसली जब तीन ब्रांच कहीं मिलती है तो वहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमको ऐसे पॉइंट सर्किट में से खोज के निकालने हैं जहां पे कम से कम तीन ब्रांच आके मिल रही है। तो ऐसे पॉइंट कितने हैं? अगर देखा जाए तो केवल दो पॉइंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे भी 1 2 3 तीन ब्रांच मिल रही है और इस पे 1 2 3 तीन ब्रांच मिल रही है। तो इसमें से एक को, जो नीचे वाला है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। जब रेफरेंस मानते हैं तो यहां का वोल्टेज हो जाता है जीरो। इसका वोल्टेज कितना मान लिया हमने? ग्राउंड कर दिया, तो इसको हमने जीरो मान लिया। अब आइडेंटिफाई जंक्शन हमने कर लिए, ठीक है। स्टेप 2, कंसीडर वन जंक्शन एट रेफरेंस जिसका वोल्टेज कितना होगा? जीरो, एंड रेस्ट जंक्शंस voltages should be considered। ठीक है, तो बाकी जो जंक्शन बचे उन पे वोल्टेज मान लो। जैसे ये जंक्शन बचा तो इसको हमने वोल्टेज मान लिया VA, इस पे हमने वोल्टेज कितना मान लिया? VA। अब क्या करें? थर्ड स्टेप, वोल्टेज मान लिया। नाउ एज्यूम रैंडम ब्रांच, एज्यूम ब्रांच करंट्स विद रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में करंट मान लो। अब जैसे इसमें तो करंट सोर्स दिए हुए हैं, तो इधर की तरफ कितनी करंट है? 2 एम्पियर। इधर की तरफ कितनी करंट है? 1 एम्पियर। और इसमें कोई करंट नहीं दी हुई है तो इसमें हम मान लेते हैं कितना? इसमें मान लिया हमने करंट आई। ठीक है, हर ब्रांच में अपने करंट को एज्यूम कर लिया, जितनी भी ब्रांच थी सब में करंट मान लेंगे। ठीक है, स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा? नाउ अप्लाई KCL एट ईच नोड। हर नोड पे KCL अप्लाई कर दो। जितने नोड होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेगी। जैसे जितने लूप थे पहले केस में उतनी हमने इक्वेशन बनाई थी, अब की बार जितने नोड होंगे उतनी इक्वेशन आप बनाएंगे। तो यहाँ पर एक नोड है तो एक इक्वेशन बनेगी। तो क्या इक्वेशन होगी? इस नोड पे चेक करिए कितनी करंट इनकमिंग है और कितनी आउटगोइंग है। तो ध्यान से देखिए, एक 2 एम्पियर करंट भी इसी नोड पे जा रही है, 1 एम्पियर करंट भी नोड पे जा रही है, लेकिन आई दूर जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि अप्लाई KCL एट नोड। तो क्या हो जाएगा? 1 + 2, ये तो हो गई इनकमिंग करंट, इक्वल टू हो जाएगा आई। आई हो गई आउटगोइंग करंट। तो आई कितना आ गया बेटा आपके पास? 1 + 2 इक्वल टू आई, या आई इक्वल टू आ गया 3। आई इक्वल टू कितना आ गया? 3 एम्पियर। ठीक है, नाउ आई इक्वल टू कितना होगा? ऑल्सो आई इक्वल टू होगा, यहां से देखिए करंट जा रही है रेफरेंस तक, यानी कि करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब करंट VA से जा रही है जीरो तक, तो जो पूरी ब्रांच है ये, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हुआ? VA माइनस जीरो। ब्रांच का वोल्टेज कितना हुआ? VA माइनस जीरो, डिवाइडेड बाई ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4। तो I इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, तो I इक्वल टू ऑल्सो कितना होगा? VA/4। तो अगर मुझे VA निकालना है तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू आई, यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 वोल्ट। इस तरह से मुझे मिल जाएगा। ठीक है,
अब स्टेप नंबर 5 में लिख दीजिए सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड नोड वोल्टेजेस एंड करंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप नोड वोल्टेज लगा के करंट वगैरह निकाल सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच शुड बी फॉलोड इन नोडल एनालिसिस। बाकी हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अपने मैश और नोडल एनालिसिस की, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आपके लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है मैश एनालिसिस का, तो इसमें एक स्पेशल केस बनता है मैश एनालिसिस में। मैश एनालिसिस का एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया था एक छोटा सा। अब बड़े क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि जब भी कोई करंट सोर्स, वेन एवर अ करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू मैश। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या था कि सर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, मैश नंबर 3। ठीक है, अब अगर मैं 3 मैश यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, तो इन 3 मैश में मुझे चेक करना है। तो मैश नंबर 1 इसमें करंट सोर्स आ रहा है, मैश नंबर 2 इसमें करंट सोर्स आ रहा है, और मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन अ लूप हैविंग अ करंट सोर्स। उस लाइन के हिसाब से ना तो मैं 1 में केवीएल लगा सकता हूं, ना ही मैं 2 में केवीएल लगा सकता हूं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि दो मैश के बीच में करंट सोर्स कॉमन हो, तो हम उन दोनों को मिला के एक मान लेते हैं, और इस ब्रांच में तो हमें जाना ही नहीं होता है। मतलब जहां करंट सोर्स है उस ब्रांच के तो ऊपर आप ऐसे क्रॉस लगा दिया करो कि हमें ये हमारी एंट्री हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मैश 1 और मैश 2 को मिला के एक नई मैश बना देंगे जिसको हम बोलते हैं सुपर मैश। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। ठीक, जब हम सुपर मैश बनाएंगे, करते कैसे हैं सुपर मैश को वो समझिए। हम किसी भी एक मैश में या तो इधर या इस साइड कहीं पे भी एक करंट हम मान लेंगे, कोई भी करंट। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर करंट मान ली कि साहब इधर करंट है हमारी आई, यहां पर कितनी करंट है हमारी आई। अब इस आई करंट के साथ हम इस लूप में एंटर करेंगे। जब हम इस लूप में एंटर करेंगे तो करंट हमारी पहले से कितनी थी, आई, लेकिन ये 5 एंपियर भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो ये 5 एंपियर कोशिश करेगा या तो इधर जाए या फिर इधर जाए। लेकिन मैंने क्या कहा कि एक तरफ जो डायरेक्शन आपने मानी उसको फिक्स कर लो पहले। तो मैंने इधर वाली को फिक्स कर दिया। अगर इसको फिक्स कर दिया तो अब ये करंट इधर तो नहीं जाएगी, अब ये सारी की सारी करंट इधर जानी चाहिए। और जब ये करंट इधर जाएगी तो देखिए 5 एंपियर की डायरेक्शन भी यही है और आई की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगी, तो इधर हो जाएगी आई प्लस 5। यानी कि इस बड़ी वाली लूप के, बड़ी वाली लूप कहां से आई, ये वाली लूप, इस बड़ी वाली लूप के इधर वाले पोर्शन में करंट कितनी है, आई प्लस 5, जबकि इधर वाले पोर्शन में करंट कितनी है, आई। अब इसको हम सुपर मैश लगा देंगे। कैसे, करंट एंटर करती है तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इधर जाएगी तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इधर आएगी ये प्लस ये माइनस, ये पोलैरिटी मान ली। 3 में तो आप नॉर्मली कोई भी करंट मान सकते हो। I1 हमने यहाँ आई माना है, तो यहां पर आप मान सकते हो I1। ठीक है, ये I1 होगा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, राइट। तो पहले आप केवीएल अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई केवीएल इन सुपर मैश। सुपर मैश में हमने क्या किया, दो मैश को मिला के एक बनाया। तो एक पॉइंट से मैंने यहां क्रॉस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि मैं जब चलूंगा तो मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, ये रास्ता मेरे लिए बंद है। ठीक है, तो हम आगे चले। सबसे पहले हम कहां पहुंचे, +5। +5 पे पहुंच के करंट चेक करी तो कितनी करंट थी इधर, आई। तो +5 इंटू आई, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। जब मैं आगे गया 2 पे आया, +2, और उस पोर्शन में कितनी करंट है, ये वाली, और ये करंट कितनी है, I+5। यानी कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, +2 इंटू I+5। आगे गए, फिर से प्लस पे टकराए, रेजिस्टेंस कितना है, 6, लेकिन करंट कितनी है, I+5 तो ये है, लेकिन इधर से भी तो करंट जा रही है ना, I1, और इधर से भी करंट आ रही है I+5। दोनों की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है। जब डायरेक्शन सेम होती हैं तो करंट्स को ऐड कर देते हैं। तो करंट को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, I+5 प्लस I1
और जब हम इधर आगे आए, फिर से आए, -60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5i प्लस 2i प्लस 10 प्लस 6i प्लस 30 प्लस 6i1 माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5i 2i 7, 7 और 6 13, 13i और प्लस 6i1, 5 प्लस 2 7, 7 और 6 13i प्लस 6i1 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे लूप में लगा दीजिए, अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर 2 या मैश नंबर 3 नंबर है ना वो, ठीक है, उसमें लगाया। अब हमारे घूमने की डायरेक्शन है ऐसे, तो यहां से चलना शुरू कर दो, चाहे यहां से शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहां से चलते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, प्लस। कितना है, रेजिस्टेंस 3, करंट कितनी है 3 में, I1, तो 3 इंटू I1। आगे बढ़े, फिर से मिला प्लस 6, इस 6 में करंट कितनी है, इधर से I1 इधर से I प्लस 5, यानी कि हम लिखेंगे I1 प्लस I प्लस 5। उधर गए, आगे जाके माइनस साइन से टकराए, -50 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3i1 प्लस 6i1 प्लस 6i प्लस 30 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6i प्लस 9i1 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को फर्स्ट में डालते हैं, 13 6 20 6 9 20 एंड द आंसर इज, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू आता है 0.74 एंड I1 इक्वल टू निकल के आता है 1.728 एम्पियर। आपसे पूछा क्या था, इन ऑल ब्रांचेस, तो यहां पर हो जाएगी I। इसमें अगर आपको निकालना है तो I प्लस 5, और इधर पोर्शन में निकालनी है तो I1। तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं कि सर ये करंट होंगी, जहां पे जो भी निकालना है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी आंसर। इस तरह से आप केवीएल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये एक सुपर मैथ्स का क्वेश्चन था, और सुपर मैथ्स के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और करंट आपसे पूछी है 20 ओम में। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आपने लूप मान लिया 1 2 एंड 3। 1 में अगर देखें तो कोई करंट सोर्स नहीं है, तो सिंपली इसमें करंट मान लेनी है I1। इसमें भी कुछ नहीं है तो इसमें करंट हमने मान ली I2। लेकिन यहाँ हमारे पास करंट है, तो इस करंट को हमने मान लिया 4। पोलैरिटी असाइन कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके हिसाब से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस रेजिस्टेंस में देखिए पोलैरिटी अपोजिट है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर की तरफ से करंट ऐसे जा रही है जबकि इधर से करंट अपोजिट जा रही है, तो अब की बार माइनस होगा। ठीक है, अब इस वाले लूप में करंट सोर्स है तो इसमें केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे, तो इस वाले लूप में जो करंट है उसी वैल्यू की करंट इसमें फ्लो होगी, यानी कि 4 एम्पियर। ठीक है, तो केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, दो लूप में लगाएंगे केवल। अप्लाई केवीएल इन लूप 1। फर्स्ट लूप में लगाया तो क्या मिलेगा, जब इधर से चले बेटा तो 5, तो 5 कितनी करंट जा रही है इसमें I1। आगे गए, फिर प्लस पे टकराए तो प्लस 10 इंटू, अब देखिए यहाँ 10, एक एक रेजिस्टेंस पे रुक के आपको प्यार से आराम से देखना है कितनी करंट उसमें है, करंट को जल्दबाजी में नहीं करना है। तो यहाँ देखें तो I1 नीचे जा रही है, I2 ऊपर जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। जिस लूप में हम चल रहे हैं, जिस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, अगर डिफरेंस करना है तो हमेशा अपने लूप वाली करंट को बड़ा मान लो। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2। आगे बढ़े, -20 या इक्वल टू 20।
तो ये कितना हो जाएगा 15i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। लूप 2 में लगा दीजिए, अप्लाई KVL इन लूप 2। तो कितना हो जाएगा, इस लूप में चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं करंट हमारी, तो इसके साथ साथ चलेंगे, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से चलते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा +10 और उसमें करंट की वैल्यू कितनी है I2। फिर आगे चले, फिर से +4, जब 4 पे आए तो देखिए यहां करंट की डायरेक्शन I2 और इधर करंट की डायरेक्शन कितनी है 4। अगर 4 से बनाते तो ये प्लस माइनस तो ऐड हो जाएंगी, यानी कि I2 + 4, I2 + 4, ठीक है। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ 20 आएगा, +20, 20 इंटू I2 + 4। आगे बढ़े, +10 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, I2 करंट ऊपर जा रही है, I1 नीचे आ रही है। अब की बार हम लूप नंबर 2 में है तो उसकी करंट को बड़ा मान लेंगे, यानी कि I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -10i1 और 10i2, ये 20 30i2 एंड 40i2 प्लस 40i2 और 20 इंटू 4 यानी कि 80 प्लस का उधर जाएगा तो -80, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, पहले को रखते हैं 15 -10 20 -10 40 -80। तो I1 इक्वल टू 0 एंड I2 इक्वल टू आ जाएगी -2 एम्पियर। ये आ जाएंगे आपकी करंट, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, करंट इन 20 ओम, तो I 20 ओम कितना है, इसमें कितनी करंट है, I2 + 4, I2 + 4। I2 कितना आया था, -2, -2 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जो आपको 20 ओम में करंट चाहिए थी, वो आंसर कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को समझिए बेटा। क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम रिपीट होते हैं। तो मैं तो केवल आपको न्यूमेरिकल वो करा रहा हूं जो आए हुए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपने पास से ऐड कर दे रहा हूं ताकि आपको अगर कुछ डिफरेंट टाइप का आ जाए तो भी आप क्वेश्चन को कर पाओ। तो करना कैसे है वो मैं सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना है, प्रोसेस को समझना है। रटना कुछ भी नहीं है इसमें, रटने के लिए कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड करंट इन 6 ओम। 6 ओम में आपको करंट निकालनी है, ठीक है, और आपको मैश एनालिसिस लगाना है। तो देखिए यहां पर फिर से मैं अगर लूप मान लूं 1 2 एंड 3, फिर से देखिए 2 और 3 बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा पहला वाला था, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। तो यहां पर क्या है कि फिर से 2 और 3 के बीच में सुपर मैश बन रहा है, क्योंकि इसके और इसके बीच में करंट सोर्स कॉमन है। तो जब भी दो करंट लूप के बीच में करंट सोर्स कॉमन होगा तो एक सुपर मैश बनेगी। तो क्या करें कि भाई इसमें तो हम एक करंट मान लें I1, ठीक है, और इस वाले में हम कह दें कि सर इसमें जो करंट होगी वो होगी I2, और जब I2 इधर वाले लूप में आएगी तो उसमें हो जाएगी I2 और ये 3 एम्पियर और ऐड हो जाएगी, 3 एम्पियर। यानी कि ये 3 एम्पियर अब इधर नहीं आएगी क्योंकि इधर तो हमने I2 को मान लिया ना, फिक्स कर लिया। तो अब की बार इधर करंट ऐड हो जाएगी, यानी कि I2 + 3 हो जाएगी। तो हमारे इधर वाले लूप में करंट होगी I2 + 3 और इधर वाले लूप में करंट होगी I2, और यहां पर लगा देंगे हम बड़ा सा क्रॉस, कि साहब हमें इधर नहीं जाना है, जहां पर भी करंट सोर्स लगा होगा वहां हमें घुसना ही नहीं है। ठीक है, तो दो लूप बनेंगे I2 + 3। पोलैरिटी अगर बनानी हो तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इस करंट के हिसाब से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। बात खत्म। आपसे पूछा है 6 ओम में, 6 ओम में यहाँ, ठीक है, इसके लिए करंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले अप्लाई
KVL इन लूप 1 क्या होगा? सबसे पहले इस लूप में लगाते हैं, तो प्लस थ्री कितनी करंट है इसके अंदर? I1। फिर आगे चले, फिर से प्लस साइन मिला, +6 कितनी करंट है इसके अंदर? ध्यान से देखिए, तो इधर करंट जा रही है I1 और इधर करंट जा रही है I2। तो I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। जिसमें है उसके बड़ा मानेंगे, यानी कि I1 माइनस I2। आगे चले, इक्वल टू 6, ठीक है, या -6 आ जाएगा। -6 को जब इक्वल के उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 9I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2 एंड 3, जो कि है हमारा सुपर मैश, जो कि हमारा क्या है? सुपर मैश। इसमें अगर चलते हैं तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आया? 2। कितनी करंट है उसके अंदर? I2। I2 करंट जा रही है, ठीक है। आगे बढ़े, इस पोर्शन में करंट कितनी है? I2 + 3, इस वाले पोर्शन में। तो 1 इंटू प्लस पे टकराए, +1 इंटू I2 + 3। फिर आगे चले, 4 पे टकराए, तो +4 इंटू I2 + 3। फिर आगे चले, तो अब वापस अपने इस पोर्शन में एंटर कर गए, फिर से प्लस पे टकराए, +6 इंटू, दो करंट थी I2 और I1, अब की बार I2 को बड़ा मान लेंगे, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2I2, 3I2 और 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 + 6 हो जाएगा 13। तो 13I2 माइनस 6I1, ये आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से भी 12, तो 3 + 12 यानी कि हो जाएगा प्लस 3 + 12 हो जाएगा 15, ठीक है, और 15 इक्वल टू 0। या इक्वेशन आ जाएगी -6I1 + 13I2 इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर उठाते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 6, 6 माइनस 6, 13 माइनस 15। तो आ जाएगा आपका I1 इक्वल टू -0.148 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू -1.22 एम्पियर। दोनों ही करंट नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है। और एक बार फिर से वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 6, 6 माइनस 6, 13 और -15, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। आपसे पूछा था करंट इन 6 ओम, तो इन 6 ओम यानी कि I 6 ओम कितना है? इधर I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, जो भी आप करना चाहें। I1 माइनस I2 मैं कर देता हूं। तो I1 कितना है बेटा? I1 है -0.148, और I2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1.22। तो ये आ जाएगी आपकी 1.22 माइनस 0.148 इक्वल टू आ जाएगी I6 ओम इक्वल टू 1.072। डायरेक्शन में हमने क्या माना था? I1 को। I1 कैसी है? डाउनवर्ड, यानी कि करंट आ जाएगी डाउन, ठीक है। तो इस तरह से आप करंट निकाल सकते हैं 1.072। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लूप बनेंगे। अब तक आप जो कर रहे थे वो 1, 2 एंड 3, 3 लूप आपके बनेंगे। जब इस लूप में आप करंट को मानेंगे, तो आपने करंट मान ली दिस I1, फिर आपने करंट मान लिया दिस I2, फिर आपने करंट मान लिया ये I3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अप्लाई KVL इन लूप 1। पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इस लूप के हिसाब से प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इस लूप के हिसाब से
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जहां पे दो पोलैरिटी आती है ना, वहां पे करंट में सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे। दो करंट होती हैं, अगर पोलैरिटी अपोजिट आ रही है तो करंट माइनस कर दो, पोलैरिटी सेम आ रही है तो ऐड कर दो। इसमें दो पोलैरिटी है, अपोजिट है, माइनस होगा। यहाँ पर भी दो पोलैरिटी है, माइनस होगा। यहाँ पर भी दो पोलैरिटी है, माइनस होगा। तो ये 3, 30, 40 एंड 50, इन तीनों में दो दो करंट होगी। ठीक है, तो लगाते हैं फटाफट केवीएल। पहले इस लूप में स्टार्ट करते हैं, यहां से प्लस मिलेगा, प्लस 30 इंटू, कौन कौन सी करंट है इस 30 में, I1 करंट जा रही है ऐसे, और इधर से आ रही है I3, तो I1 माइनस I3, दो करंट है ना। फिर आगे बढ़े, प्लस पे आए 50, फिर से दो पोलैरिटी है, बट अब की बार करंट कौन सी है, I1 और I2, तो I1 माइनस I2। ठीक है, फिर आगे बढ़े, +20, +20, आगे बढ़े -100, फिर आगे बढ़े +60, करंट कितनी है, I1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन हुई, 30 + 50 + 60 कितना हो जाएगा आपका, 110 + 30 140, 140 I1 -50 I2 -30 I3, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, -80 इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। जब लूप 2 में अप्लाई करेंगे, यानी कि इस लूप में, तो फिर से चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पहुंचेंगे 40 पर, तो +40। अब देखिए दो पोलैरिटी है, करंट इधर से जा रही है I2 और इधर से आ रही है I3, तो I2 माइनस I3 करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जिस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उसकी करंट को हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, तो अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि I2 माइनस I3। ठीक है, फिर आगे बढ़े, +10 इंटू I2, फिर आगे बढ़े, बैटरी मिली -50, क्योंकि जो छोटा टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, माइनस पे टकराए तो -50, फिर आगे चले, फिर से माइनस पे टकराए तो -20, फिर ऊपर चले +50 इंटू करंट कितनी होगी, I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, I1 कितना हो जाएगा, -50 I1। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा, 50 + 40 + 10, 50 + 40 + 10 यानी कि 100, प्लस 100 I2 माइनस 40 I3, और इक्वल टू हो जाएगा 70, इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए एक बार। ठीक है, नाउ थर्ड के लूप की बात करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर 3, जो सबसे ऊपर वाली लूप है। जब इसमें चलेंगे तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, +20 इंटू I3, प्लस पे टकराए 20, और करंट कितनी थी, I3, इस पे आ जाओ नीचे, +40 इंटू I3 माइनस I2, दो करंट थी, माइनस कर दिया, प्लस आगे चले 30 I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। I1 हो जाएगा -30 I1, ठीक है, -40 I2, और +90 I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ जाएंगी तीन इक्वेशन। सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, 140 -50 -30 80, और -50 100 -40 70, एंड -30 -40 90। द आंसर इज I1 इक्वल टू आ जाएगा 1.65, I2 इक्वल टू आ जाएगा 2.12, ठीक है, एंड I3 इक्वल टू आ जाएगा 1.49 एम्पियर। ठीक है, आपसे पूछा क्या था,
ऑल ब्रांचेस में करंट पूछी थी, तो दीज आर दी करंट, और यही आपका फाइनल आंसर होंगे। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं और भी कुछ करंट पूछी है अगर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, नहीं पूछी है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जब ये डायमंड शेप का सोर्स होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्स की एक खास बात होती है कि जो इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती। वो वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 2i लिखा है तो इसकी वैल्यू इसी तरह से होगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इस आई पे डिपेंड कर रही है। और ये आई आपको सर्किट में कहीं ना कहीं गिवन होता है, जैसे यहां दिया है। तो जो भी इस आई की वैल्यू होगी वो यहां पर रखी जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको सिंपली इसको एज इट इज यूज करना है, और हम आई के लिए एक अलग इक्वेशन बना लेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, एक बार आ गया हर बार नहीं आएगा, अब की बार भी नहीं आएगा, जहां तक उम्मीद है बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कोई चांसेस नहीं है इस तरह क्वेश्चन के। लेकिन चूंकि आया हुआ है इसलिए मैं आपको एक बार करा देता हूं, आपको ऐसा ना लगे कि यार सब भारी क्वेश्चन होगा इसलिए सर ने छुड़वा दिया। तो जब करंट आपने I1 दी हुई है, हमें ऐसे माननी है, तो हम इसको करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसी हिसाब से ये प्लस ये माइनस, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। तीसरी जो करंट है, ये करंट कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। ये कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। तो दो लूप में लगाना है, अप्लाई KVL इन लूप 1। जब लूप 1 में लगा रहे हैं तो हम ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि हम यहां से लगाना शुरू करते हैं तो नीचे चलेंगे, सबसे पहले मिलेगा प्लस का साइन, तो कितनी वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की, 2i, तो इसको ऐसे ही लिख लो 2i। फिर आगे बढ़े, -12, ठीक है। फिर आगे बढ़े प्लस, ये भी प्लस नहीं है, माइनस, +5। अब अगर 5 में देखें तो इधर से भी तो करंट आएगी, इधर से तो करंट जा रही है ऐसे I1, और इधर से जो करंट आ रही है वो आ रही है 3, तो I1 माइनस 3, 5 I1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2I1 प्लस 5i, 2i प्लस 5I1, और 5 3 जा 15, -15 -12 कितना हो जाएगा, -27। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हो जाएगा 2i माइनस 12 प्लस 5 इंटू I1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 12, 5I1, और 5 इंटू 3 15, 15 और 12 -27, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लूप में लगाते हैं, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2। जब लूप 2 में लगाते हैं तो ऐसे घूम रहे हैं, जब ऐसे घूम रहे हैं तो फिर से आप यहां से चलना शुरू करते हैं, तो +6, ठीक है। आगे चलते हैं, -2i, फिर आगे चलते हैं +6, और करंट कितनी है 6 में, अगर देखें तो इधर से जा रही है I2, और इधर से कितनी आ रही है 3, दोनों अपोजिट है, यानी कि 6 इंटू I2 माइनस 3, है ना, इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ, 6 -2i प्लस 6I2 -18 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हमारी इक्वेशन थी -2i प्लस 6I2, और -18 प्लस 6 कितना हुआ, -12, या इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2। तो देखिए यहां पर दो वेरिएबल हैं। अब इस इक्वेशन में नाउ यहां ध्यान से देखिए, जहां पर ये करंट आई है, ये करंट आई इस ब्रांच में है, और इस ब्रांच में कितनी करंट है, अगर मैं देखूं तो I2 और 3 का डिफरेंस, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, ये वाली डायरेक्शन है जो कि 3 की है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वी हैव I इक्वल टू 3 माइनस I2। ध्यान से देखिए, दिस I विल बी इक्वल टू
3 माइनस I2। इसमें करंट कितनी है? 3 माइनस I2, क्योंकि डायरेक्शन 3 वाली है इसलिए 3 में से माइनस किया। अगर डायरेक्शन इसकी ऐसे होती तो I2 माइनस 3 कर देते। तो यहां जो वैल्यू आई है I इक्वल टू 3 माइनस I2। अब अगर मैं I की वैल्यू या तो इसमें रख दो दोनों इक्वेशन में, या आप क्या करो कि यहां पर आप लिख सकते हो +0 I2, ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो +0 I1, ठीक है, और यहां पर आप कर लो I +0 I1 +I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन, तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला कोफिशिएंट I का हम रख रहे हैं, तो I का कोफिशिएंट है 2, और फिर 5, फिर 0, फिर 27, फिर इधर रखते हैं -2, इसको रख लेते हैं 0 I1 का कोफिशिएंट, I2 का रखते हैं 6 एंड देन 12, फिर रखते हैं 1, फिर रखते हैं 0, फिर रखते हैं 1, और फिर रखते हैं 3। सो द आंसर्स आर I इक्वल टू आ रहा है 0.75, I1 इक्वल टू आ रहा है 5.1 एंड I2 इक्वल टू आ रहा है 2.25, ठीक है, 2.25। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम छोटी सी आ गई है कि हमको जो दी हुई है डायरेक्शन वो ये दी हुई है, ठीक है, और यहाँ से जो 3 एम्पियर है सोर्स की वो डायरेक्शन ये है 3, यानी कि I3 जो हम ले रहे हैं ना, ये 3 एम्पियर, बेसिकली हमारी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी। तो ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई, चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर से देख लीजिए एक बार, हमको दिया हुआ क्या, देखिए I3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। I3 हमें कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, बट जो करंट सोर्स एक्चुअल में करंट फ्लो करा रहा है वो इस तरह से करा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट दी हुई है, यानी कि जो हमारी I3 है वो उसको हमें लेना है, I3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा -3 एम्पियर, ठीक है, और जहां जहां भी हमने प्लस -3 क्या है, यहां पर ये +3 आ जाएगा। अब ये प्लस आएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12, यानी कि ये आ जाएगा +3, +3 इधर जाके हो जाएगा -3। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी -3, राइट, और इसी तरह से यहाँ पर भी +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो 18 और 6 ये हो जाएगा 24, ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, और इसमें करेक्शन हो जाएगा 24, और इसके बाद जो लास्ट हमारी आ जाएगी 16 + 8 24, ये -24 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 माइनस की जगह ये हो जाएगा 3 प्लस, सॉरी, -3 -I2, -3 -I2। क्वेश्चन थोड़ा सा जो डायरेक्शन है वो गलत ली हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि करंट सोर्स की डायरेक्शन ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे ली है, तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बाकी अगर आप अपनी डायरेक्शन मानना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा -3 एंड -I2, और ये आ जाएगा आपके पास I1 + I2 इक्वल टू -I3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 और 5 0 एंड -3, -2 0 6 -24 1 0 1 एंड -3 इक्वल टू आ जाएगा 0.75, और ये वाली करंट में थोड़ा चेंज आ रहा है -0.9, और ये आ जाएगा आपका -3.75। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना बेटा, अगर डायरेक्शन दी हुई है किसी क्वेश्चन में अपने से तो एक बार ध्यान से चेक कर लेना। ऐसी मिस्टेक कई बार हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो करंट सोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, जबकि मान रखी है ये, तो यहाँ I3 इक्वल टू -3 होगा। तो जहां जहां हमने 3 लिया था उसको हमने बस साइन चेंज किया, बाकी सेम क्वेश्चन, हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आपके फाइनल आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं नोडल एनालिसिस का। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे आप उसको देख लीजिए एक बार। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, नोड फाइंड आउट करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें नोड फाइंड आउट करेंगे। तो नोड आपको दिखते हैं कि सर एक नोड ये है, एक ये है जहां पर 3 ब्रांच मिल रही है, एक ये है, और ये जो दिख रही है ना पूरी लाइन, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये अपने आप में एक कंप्लीट नोड है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0। अब जो 3 नोड माने इसको हमने नाम दे दिया VA, VB एंड VC। 3 काम हो गए। अब आपको क्या करना है, इस जो ब्रांचेज हैं, नोड मानने के बाद जो ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज में आपको करंट मान लेनी है। तो करंट कौन कौन सी, कोई भी करंट मान सकते हैं रैंडम। जैसे मैंने यहाँ मान लिया I1, यहाँ हमने मान लिया I2, यहाँ हमने मान ली I3, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया I4, यहाँ हमने मान लिया I5, यहाँ हमने मान लिया I6। ये सारी की सारी करंट आपने एज्यूम कर ली। ठीक है, इस ब्रांच में कितनी है 10 एम्पियर और इस ब्रांच में कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो हर ब्रांच में करंट किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही डायरेक्शन लेनी है, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो मान लो। और एक चीज ध्यान रखनी है कि करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले जितनी करंट आपने मानी है इन करंट की वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते हैं। तो I1 इक्वल टू कितना होगा, I1 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम VA टू ग्राउंड। VA से ग्राउंड की तरफ जा रही है, यानी कि VA हायर पोटेंशियल पे है, ग्राउंड हमारा लोअर पोटेंशियल पे। तो I1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस 0। ये तो हो जाएगा इस ब्रांच का वोल्टेज, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2। तो I इक्वल टू होता है V बाई आर, यानी कि आपने वोल्टेज लिखा पहले, फिर R से डिवाइड किया तो कितना हो गया VA अपॉन 2। I1 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली I2 आप निकालिए, I2 कितना होगा, VA से करंट चली VC तक गई, यानी कि VA हाई पे होगा, VC लो पे होगा। तो I2 को क्या लिखेंगे, VA माइनस VC अपॉन 5। ठीक है, I3 को देखिए, I3 कितना होगा, I3 VA से चली VB तक गई, यानी कि VA हाई पे होगा, VB लो पे होगा। तो I3 इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। ये तो हो गया वोल्टेज, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए 3। I4 कितना हो जाएगा, I4 देखिए VB से चली 0 तक, यानी कि VB माइनस 0, 0 को नहीं लिखना, तो VB अपॉन 5। तो I4 हो गया। I5 को देखिए, I5 इक्वल टू हो जाएगा VB से चली VC तक, तो VB माइनस VC अपॉन 1। ठीक है, अपॉन 1। I6 अगर हमें लिखनी है तो I6 कहां से चली, C से चली गई 0 तक, तो VC माइनस 0 अपॉन 4। ठीक है, ये आ जाएगी, राइट। तो ये सारी करंट हमने मान ली। अब आप एक एक करके KCL लगाएंगे। करंट इसलिए मान लिया, बाद में आपका झंझट बहुत कम हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। अप्लाई KCL एट नोड ए पे लगाते हैं, यानी कि इस वाले पे। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है, केवल 10, और बाकी I1 I3 I2 ये तीनों कैसी है, आउटगोइंग करंट। तो आपको यहीं पे देख लेना है, 1 2 3 4 ब्रांच जुड़ रही हैं, तो 4 क्वांटिटी लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर आउटगोइंग करंट तो है I1 I2 एंड I3, और इनकमिंग करंट है 10, इक्वल टू 10। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट 10, बाकी तीनों आउटगोइंग करंट, तो ऐड कर दिया। I1 की वैल्यू रख दो, कितना, VA अपॉन 2 प्लस I2 कितना हो जाएगा, VA माइनस VC अपॉन 5 प्लस I3 कितना हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन 3 इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये आ जाएगी आपकी। तो इसमें कोई दिक्कत, इसको आराम से लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो चाहे तो, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और 30 उधर चला जाएगा तो 300। तो चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर
इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, वी ए को कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस या माइनस वी बी अपॉन 3 माइनस वी सी अपॉन 5 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 30, और 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, वी ए, और ये हो जाएगा अपॉन में 30 हो जाएगा तो 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 10 31 अपॉन 30। ठीक है ना, तो ये आराम से आ जाएगा, और माइनस वी बी अपॉन 3 माइनस वी सी अपॉन 5 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई के सी एल एट नोड बी, बी पे लगाओ। जब बी पे लगाएंगे तो इनकमिंग करंट देखिए, I3 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है, I5 आउटगोइंग है, यानी कि आप लिख सकते हो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, ये इस तरह से। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I3 कितना है, वी ए माइनस वी बी अपॉन 3 माइनस I4 कितना है, वी बी अपॉन 5 माइनस I5 कितना है, वी बी माइनस वी सी, माइनस वी बी माइनस माइनस प्लस वी सी इक्वल टू 0, वी बी माइनस वी सी, तो I5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया बेटा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो ये आ जाएगा वी ए अपॉन 3, और वी बी के लिए लिखेंगे माइनस वी बी, और यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा प्लस 1/5, और यहाँ आ जाएगा प्लस 1, वी बी के लिए 1/3 1/5 और ये 1, और इधर आ जाएगा प्लस वी सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी वी ए अपॉन 3 माइनस वी बी, और इधर आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 15, 15 प्लस 5 यानी कि 23, 15 प्लस 8, ठीक है ना, 15, ठीक है 23, और प्लस वी सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, है ना, और इक्वल टू 0 होगा। नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड आपका जो सी है, यानी कि इस नोड पे, इस पे इनकमिंग करंट कितनी है, I5 इनकमिंग है और I2 इनकमिंग है, तो I2 प्लस I5 इनकमिंग है, और आउटगोइंग कितनी है, I6 एंड 2, यानी कि I6 प्लस 2। करंट को इधर ले आओ, 2 को रहने दो उधर ही, तो I2 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 2। I2 कितना है, हमने देखा था I2 कितना है, VA माइनस VC अपॉन 5, प्लस I5 कितना है, VB माइनस VC, ये आ गया। I6 कितना है, माइनस VC अपॉन 4 इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, VA अपॉन 5 प्लस VB माइनस VC, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा VA अपॉन 5 प्लस VB माइनस VC अपॉन 20। ठीक है, और 20 के केस में आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 4 9, और 29, 29 अपॉन 20 इक्वल टू 2, 29 अपॉन 20 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो आप जब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल थे, 31 अपॉन 30, दूसरा वेरिएबल था -1/3, तीसरा था -1/5 10, एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 1/3 -23/15 1, और ये 0 है। फिर आ जाएगी आपकी 1/5 1 -29/20
एंड 2। तो द आंसर इज वी ए इक्वल टू आ जाएगा 12.05, वी बी इक्वल टू आ जाएगा 5.1 एंड वी सी इक्वल टू आ जाएगा 3.8 वोल्ट। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। और फिर आप क्या करिए, आपको जो भी करंट पूछिए, मान लो इसमें से आपसे किसी भी रेजिस्टेंस में करंट पूछ लेता, आपसे कहता कि I6 क्या होगा, I6 बता दो 4 ओम में कितनी करंट है, तो आप क्या बताते कि सर I6 जो होगा वो ये होगा, यानी कि VC अपॉन 4। VC कितना है 3.8 अपॉन 4, तो आप निकाल देते कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देते, जो भी आएगा 0.9 समथिंग। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी करंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस यहां पर VA VB VC की हर करंट में वैल्यू रख दो, सारी करंट आपको मिल जाएंगी इजीली। ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले भी मैं कई बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2 बार आया भी है। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोबारा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में कितने नोड हैं, 2 नोड हैं। ठीक है, ये इसको हमने मान लिया VB और इसको हमने मान लिया VC। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इधर करंट मान ली I1, ये I2, अच्छा इसमें करंट I3 मान लिया, इसमें I4, इसमें I5 पहले से दे रखी है, तो हमें I1 कितना होगा। अब देखिए अगर वोल्टेज सोर्स आता है किसी ब्रांच में तो I1 कैसे कंसीडर करेंगे। I1 अगेन करंट की डायरेक्शन क्या है, इसको मान लिया हमने ग्राउंड, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ग्राउंड। ये पूरा क्या है, ग्राउंड। तो यहां तो वोल्टेज जीरो, यानी कि जीरो से करंट जा रही है बी तक, यानी कि पहले तो आ गया जीरो माइनस वीबी। लेकिन इस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स भी है। जब वोल्टेज सोर्स ब्रांच में है तो हमें ये देखना है कि अगर ये वोल्टेज सोर्स करंट फ्लो कराता तो कैसे कराता, ऐसे ही तो कराता। ये वोल्टेज सोर्स की करंट की डायरेक्शन भी ऊपर होती और हमने भी यही डायरेक्शन मानी है। अगर हमारी डायरेक्शन और वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन सेम है तो हम वोल्टेज सोर्स को पॉजिटिव लेंगे, यानी कि आप इस 100 वोल्ट को कैसा लोगे, पॉजिटिव। तो प्लस 100 अपॉन पूरी ब्रांच का वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस वीबी अपॉन 20। ठीक है। अब I2 को देख लीजिए, I2 कैसा है, VB से गए जीरो तक, यानी कि VB अपॉन 10, तो I2 तो इजीली निकल जाएगा VB अपॉन 10। I3 को देख लीजिए, B से गए C तक, यानी कि VB माइनस VC अपॉन कितना 15। ठीक है जी। I4 को देख लीजिए, I4 कितना हो जाएगा, C से गए जीरो तक, यानी कि VC अपॉन 10। ठीक है। और इस वाले को देख ले तो कितना हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं, देखो हमारी डायरेक्शन ऐसे है लेकिन बैटरी की डायरेक्शन ऐसे होती, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब की बार हम वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट कहां से स्टार्ट हुई, VC से, गई कहां तक, जीरो तक, यानी कि VC माइनस जीरो, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, I5 इक्वल टू VC माइनस 80 अपॉन VC माइनस 80 अपॉन 10। ठीक है, ये करंट आ गई। अब आप लगा दीजिए अप्लाई KCL एट नोड बी। बी पे अगर हम लगाते हैं तो इनकमिंग करंट कितनी है, I1, आउटगोइंग कितनी है, I2 और I3, तो आप लिख सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, या इसको एक साथ लिख लेते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस VB अपॉन 20, I2 कितना है VB अपॉन 10, I3 कितना है माइनस VB माइनस VC अपॉन 15 इक्वल टू 0। I3 भी निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन बनेगी, VB का बनेगा, यानी कि एक तो आ जाएगा 100 अपॉन 20 माइनस VB को कॉमन लिया तो आ जाएगा 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है जी। और ये आने के बाद माइनस माइनस प्लस VC अपॉन 15 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस VB। इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा, तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13,
तो 13/60 प्लस VC/15 इक्वल टू जाएगा 20×5 यानी कि 5 -5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, KCL पहली नोट पे इक्वेशन आ गई। सी के केस में क्या होगा? अप्लाई KCL एट नोड सी। अगर सी नोड पे लगाते हैं तो इनकमिंग करंट कौन सी है? I3, जबकि ये दोनों कैसी हैं? आउटगोइंग। तो आप लिखेंगे I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, या I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I3 कितना है? VB माइनस VC/15 माइनस I4 कितना है? VC/10। I5 कितना है? VC माइनस 80/10 इक्वल टू 0। तो अब देखिए VB/15, ठीक है, VC को हम लिख सकते हैं माइनस VC 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/10, यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10, तो 10 के 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 80/10 यानी कि इक्वल टू -8। ठीक है, 80/10 कितना आ जाएगा? 8, वो भी प्लस का, और उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो VB/15 माइनस VC, यह आ जाएगा अपॉन में 30, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 3 3 प्लस 6 6 प्लस ये आ जाएगा 6 प्लस 5 का हो जाएगा 2 2 प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8/30 इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देख लेते हैं अभी। इधर कितना है हमारे पास? VB इक्वल टू -13/60 और 1/15 और -5, और इधर आ जाएगा 1/15 और -8/30, और उधर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा A1 इक्वल टू हो जाएगा -13/60 1/15 -5 और 1/15 -8/30, और ये हो जाएगा -8। सो द आंसर VB इक्वल टू आ जाएगा 35 एंड VC इक्वल टू आ जाएगा 38.75 वोल्ट। बस अब आपसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द करंट्स इन वेरियस ब्रांचेस। आराम से किसी भी ब्रांच में करंट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, और आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आंसर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपको पुराना सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा, उस सॉल्यूशन में जब आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है आपको आंसर डिफरेंट मिले। इसलिए आंसर डिफरेंट मिलेगा क्योंकि उस क्वेश्चन में ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो VC प्लस 80 आ जाएगी। तो वहाँ जो आंसर है वो भी ठीक है, यहाँ जो आंसर है ये भी अपनी में बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही आप कन्फ्यूज़ ना हो, कभी आप वो सॉल्यूशन देखें और फिर कहें कि यार यहाँ तो आंसर ये आ रहा है और इस क्वेश्चन में ये आ रहा है। वो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। उस क्वेश्चन में नेगेटिव ऊपर है, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्मिनल आपका ऊपर है। ठीक है, तो और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। ठीक है, अब क्या है? डिटरमाइन द नोडल वोल्टेज थ्रू 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम यानी कि इसमें आपसे करंट पूछ रहा है फॉर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है। VA VB, अब आप अपने हिसाब से करंट मान लीजिए। इधर हमने करंट मान ली I1, इधर मान लिया I2, ये हो गया I3, और ये हो गया I4, और इधर की तरफ करंट होगी हमारी I5। ठीक है जी, तो ये रेफरेंस हो गया V इक्वल टू 0। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा?
अगर हम I1 देखें तो I1 करंट देखिए बैटरी से चली VA तक गई, तो बैटरी का कितना है 20 माइनस VA अपॉन 1, ठीक है। और I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 VA से गई 0 तक यानी कि VA, I3 कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 है तो 1 को हटाई दो, I3 कितना हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB अपॉन 0.5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 VA माइनस VB, ठीक है। I4 कितना हो जाएगा, I4 अगर आप देखें तो VB अपॉन 2, VB अपॉन 2, और I5 अगर देखें तो 20 से गई VB तक, तो I5 इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस VB अपॉन 1, और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 को आप एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप लगाइए KCL एट ए नोड पे KCL लगाते हैं, तो इनकमिंग करंट कितनी है I1, आउटगोइंग कितनी है I2 प्लस I3, तो आप लिखेंगे सिंपली I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू रख देंगे 20 माइनस VA इक्वल टू I2 कितना है VA, I3 कितना है 2 VA माइनस 2 VB, ये वाली वैल्यू रख दी उठा के, कितना हो जाएगा, और 20 इक्वल टू हो जाएगा VA इधर चला जाएगा, तो VA प्लस VA 2 VA, 2 और 2 4 VA माइनस 2 VB इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। नाउ अप्लाई KCL एट नोड बी नोड पे लगाओ, देखो इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन सी है I3, और I5 आउटगोइंग क्या है I4, तो आप लिख सकते हो इनकमिंग करंट I3 प्लस I5 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I4, तो I3 कितना है बेटा 2 VA माइनस 2 VB प्लस I5 कितना है 20 माइनस VB इक्वल टू I4 कितना है VB बाई 2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 VB, आसानी हो जाएगी थोड़ा सॉल्व करने में। VB को इधर ले जाओ, 20 को उधर ले जाओ, तो 2 VA माइनस 2 माइनस 3 VB, और इधर से ही आ जाएगा माइनस 0.5 VB इक्वल टू माइनस 20, यह आ जाएगा 2 VA माइनस 3.5 VB इक्वल टू माइनस 20, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं एक बार दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 2 20 और 2 माइनस 3.5 माइनस 20, सो VA इक्वल टू आ जाएगा 11 वोल्ट और VB इक्वल टू आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर आ जाएंगे। आपसे पूछी थी करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम कितने करंट है I4, तो I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा VB बाई 2, VB बाई 2 यानी कि 12/2 इक्वल टू 6 एम्पियर आंसर, तो 6 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने नोड है बेटा, इसमें तो केवल एक ही नोड है, इसको बना देंगे VA और यहाँ कर देंगे रेफरेंस। अब मान लीजिए करंट आ रही है इधर से I1, इधर आपने मान ली I2, और इधर से करंट आपने मान ली I3। नाउ I1 विल बी, अब इसको बस ये ध्यान रखना, इसको नोडल से कर लेते हैं, मैथ्स के बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, नोड से कर लेते हैं। I1 कितना होगा, तो I1 विल बी इक्वल टू होगा, ब्रांच का वोल्टेज कितना है 18 से गए VA तक यानी कि 18 माइनस VA। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने सोर्स वाली मान ली, हमारा झंझट खत्म। डायरेक्शन जो मानो, अगर किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स है तो क्या करो सबसे आसान,
वोल्टेज सोर्स वाले डायरेक्शन को मान लो, तो उससे क्या करना है फिर आपको, केवल वोल्टेज सोर्स माइनस पॉइंट इतना करना है, तो ये वोल्टेज हो जाएगा 18 माइनस VA अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 1 एंड 2, यानी कि 2 + 1 3। तो बेटा कभी भी इसमें एक रेजिस्टेंस मत लेना, पूरी ब्रांच का देखना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा 3। तो 18 माइनस VA अपॉन 3, I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू VA अपॉन 6 एंड I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से 12 से गए VA तक, तो 12 माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3A और 4A अपॉन 7। तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी KCL लगा दो, अप्लाई KCL एट नोड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग करंट दो है I1 प्लस I3 और आउटगोइंग करंट I2 है, तो माइनस I2 कर दो इक्वल टू 0। तो I1 कितना है 18 माइनस VA अपॉन 3 प्लस I3 कितना है 12 माइनस VA अपॉन 7 माइनस I2 कितना है VA अपॉन 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 18 अपॉन 3 माइनस VA अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 7 माइनस VA अपॉन 7 माइनस VA अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 7, सही है ना, 12 अपॉन 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, अच्छा, और प्लस 12 अपॉन 7, 12 अपॉन 7 प्लस 6 कितना आएगा, 12 अपॉन 7 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 7.71 माइनस VA हमने लिया तो इधर आया 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/6। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/6, ये आ जाएगा इक्वल टू 0, या फिर 7.71 इक्वल टू आ जाएगा 0.64 VA, या VA इक्वल टू आ जाएगा 7.71, यह आ जाएगा 11.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 वोल्ट। तो VA इक्वल टू आ जाएगा लगभग 12 वोल्ट, और आपसे पूछ रहा है 6 ओम में करंट दैट इज I2, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा VA अपॉन 6, VA इज 12 अपॉन 6 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक ही लूप का, एक ही नोड का इक्वेशन बननी है, एक इक्वेशन बननी है, एक को सॉल्व करना है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है कि इस पे एक नोड मान लेना है, ठीक है, ये वाला नोड होगा बस वी बी, और ए और सी को नोड मानने की जरूरत नहीं है, नोड तो है लेकिन इस पे केसीएल नहीं लगाना है, केसीएल केवल वहां लगाना है जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन केवल यहां होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस। अगेन करंट मान लेते हैं, यहां करंट मान लिया आपने I1, यहां करंट मान लिया आपने I2, और यहां करंट मान लिया आपने I3, ठीक है। तो I3 करंट आपने मान ली। मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन आप वोल्टेज सोर्स के हिसाब से मान लो तो आसानी रहेगी। तो जो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट निकलती हुई दिखा दो, तो ये हो जाएगी I3, पॉजिटिव टर्मिनल से I2, इधर से I1। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर I1 निकालना चाहे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस VB, 15 माइनस VB इज दी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20, यानी कि अपॉन 20, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा, I2 के लिए आप देखिए 15 से गए VB तक, तो 15 माइनस VB, 15 माइनस VB अपॉन कितना है 8, अपॉन 8। I3 कितना है, I3 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस VB, ठीक है। आप VB से जा रहे हैं और E तक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। जब आप इससे जा रहे हैं तो ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा, यानी कि VB
माइनस 0, ठीक है। और ये चूंकि डायरेक्शन जो हमारी है वही डायरेक्शन बैटरी की है, तो प्लस 25 अपॉन कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस ब्रांच का, 10 + 10 20 अपॉन 20, यानी कि VB प्लस 25 अपॉन 20, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिए, तीनों करंट आ गया। अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड, एक ही नोड पे लगाना है। तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग करंट I1 I2 और आउटगोइंग करंट I3, यानी कि आप लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0, यही तो होता है KCL। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस VB अपॉन 20 प्लस 15 माइनस VB अपॉन 8 माइनस VB प्लस 25 अपॉन 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 20 प्लस 15 अपॉन 8 माइनस 25 अपॉन 20, इधर तो कांस्टेंट आ गए, माइनस VB, और ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/8 माइनस 1/20 इक्वल टू 0। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 15 अपॉन 20, ठीक है, प्लस 15 अपॉन 8 प्लस माइनस और 25 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 1.375 माइनस VB इंटू, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/8 माइनस 1/20। ओके, नहीं, VB माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/8 ही तो आ जाएगा, है ना। VB अपॉन 20 माइनस, और इधर हो जाएगा माइनस, माइनस का यहाँ पर है, जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 0.225 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका VB इक्वल टू 1.375 अपॉन 0.225, तो ये आ जाएगा 1.375 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल टू 6.11 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा, ठीक। सो आपसे पूछा क्या है, करंट इन 8 ओम, 8 ओम में कितनी करंट होगी। तो आई 8 ओम कितना है, इक्वल टू I2, और I2 कितना है, I2 इक्वल टू है 15 माइनस 6.11 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1.11 एम्पियर, ठीक है आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, ठीक है। ओह, तो भाई आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, आई थिंक 5-5 क्वेश्चन हमने दोनों टॉपिक पे किए हैं। फिर से मेरा आपको ये सलाह रहेगी कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें। कई बार ऐसा होता है, जैसा एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, उसमें डायरेक्शंस दी हुई थी पहले से और सोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट दे दी, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप ध्यान से देखें, अगर आपको कुछ भी करने से बचना है तो अपनी डायरेक्शन खुद से मान लें, उसके हिसाब से सॉल्व कर लें। दूसरी चीज़, आपको प्रोसेस समझना है, हर क्वेश्चन को प्रोसेस के हिसाब से सॉल्व करना है। थ्योरेटिकली यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी ये है कि 7 मार्क्स के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत रेयर हैं। जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिलेंगे वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। वो डेफिनिशन जो मैंने स्टार्टिंग में कराई वही डेफिनिशन आप तैयार कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिट आपकी बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन कराएँ
इन क्वेश्चंस को ही अगर आपने समझ के प्रैक्टिस कर लिया, तो 100% आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में है। आप लोग बहुत अच्छा करिए और इस यूनिट से 100% स्कोर करके आइए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, अगली क्लास में।